हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 और सब्जेक्ट है साइंस और हम आज PT1 यानी कि पीरियोडिक टेस्ट जो कि इस साल आपका होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1 देखो, MCQ क्वेश्चन से शुरुआत में। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ मैटर। इनमें से कौन सा मैटर नहीं है वो छांटना है आपको, ठीक है। स्मोक मैटर है, ह्यूमिडिटी मैटर है, वाटर मैटर है, लेकिन फीलिंग ऑफ हॉट ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है, इंटेंजिबल है। इसको छू सकते हो क्या आप? नहीं छू सकते ना फीलिंग को। तो ये क्या है तुम्हारी फीलिंग ऑफ हॉट, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा इसमें, ये मैटर नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर बी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ये आपका फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इससे पहले हो गए, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा प्लांट सेल होता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल प्लांट सेल के अंदर कौन सा होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? ए, न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट्स में आपका एग्जाम्पल में सी आ जाएगा, ये बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आगे देख लेंगे, एक क्वेश्चन है इन दोनों में अंतर क्या होता है। वैसे इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया होगा, ठीक है, इन चारों में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब कोई भी बॉडी अगर एक एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है तो उसको कैसा मोशन कहते हैं? रोटेटरी, ठीक है, रोटेटरी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती? देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये तो नहीं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, कैम्फर कैन बी प्योरीफाइड बाय। तो कैम्फर प्योरीफाइड कैसे करते हैं हम करते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। किसके? सब्लिमेशन के थ्रू, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, ये वाले तो हमारे एक हो चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है? देखो, स्टेनलेस स्टील नहीं है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ब्रॉन्ज भी नहीं है, येलो है, ठीक है। ग्रेफाइट आपका कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, इसका एलोट्रोप्स है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो कंपाउंड है ना आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, H2S, ये कंपाउंड ही है ना, ये दो से ज़्यादा एटम से मिलके जुड़ के बना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व, मसल सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। तो ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कर लेना इधर, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये हो जाएगा आपका नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय। तो इवेपोरेशन के थ्रू करते हैं। इनमें से चारों में से क्या आ जाएगा? इवेपोरेशन। क्या होता है? पानी उड़ जाता है और जो भी बचा है सॉल्ट उसको हम उधर से रिमूव कर लेते हैं, मतलब वहाँ से हटा लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं, देखो ये वाले दोस्तों हमारा MCQ तो हो गए। अब हम ये करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रोसेस फिजिकल है और कौन सा प्रोसेस केमिकल है, ठीक है। बर्न, देखो आपको बता देता हूँ, फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। केमिकल चेंज में सब्सटेंस ही दूसरा बन जाता है, मतलब आपका यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कुछ और ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दूध है, मिल्क है, ठीक है, सपोज करो मिल्क है, और यहाँ पे बन गया आपका कर्ड, दही। तो मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग अलग ही होती है ना, ठीक है। अभी फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे और ये रिवर्सिबल भी नहीं होता फिर, ठीक है। और फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है आपका? जैसे मैंने सपोज करो कि जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है,
वाटर की क्या कर लिया आपने, आइस कर लिया। अब इसमें आइस दोबारा वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है ना, वाटर आइस में और आइस लिक्विड में वापस से हो सकता है, रिवर्सिबल है, ठीक है। और ये फिजिकल है, इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रही है इसकी। पानी तो पानी, अभी भी आइस में भी पानी है, ठीक है। तो फिजिकल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती उसकी, अगर स्टेट बदलता है तो, ठीक है। ये देखो स्टेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है ना, ये आपका वाटर 3 स्टेट में रहता है, एक होता है लिक्विड, इसके बाद आपका गैसियस फॉर्म में जब वेपर बन जाती है, और एक होता है तुम्हारा आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाएंगे ना तो उसका कुछ और ही बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, एयर सल्फर को अगर एयर में बर्न करेंगे तो ये भी तुम्हारा केमिकल है, कुछ और ही बन जाएगा प्रोडक्ट। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मतलब H2O का आपने क्या करा, यहाँ से तुम्हारी H2 गैस बन गई और यहाँ से तुम्हारी ऑक्सीजन गैस बन गई। तो ये तो गैस है, ये तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है इनकी, और पानी की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है और कुछ अलग ही चीज़ बन रही है, गैस बन, यहाँ पर तो तुम्हारी गैस बन रही है, यहाँ पर तुम्हारा पानी था, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग हो गए ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में तुम्हारे कैसे चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तुम्हारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसमें बदल रहा नहीं है सब्सटेंस, वो ये कॉपर सल्फेट और इम्प्योर को कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन बनाया हमने, वापस से शुगर उसमें अगर इवेपोरेशन करें तो शुगर दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये भी तुम्हारा कैसा है, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिर एक क्योंकि देखो शुगर पहले भी थी, अब उसमें तुमने सॉल्यूशन बना दिया, उसकी प्रॉपर्टी तो अब भी रही है ना शुगर सॉल्यूशन की, ठीक है। इस वजह से चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका वो प्रोडक्ट, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देखो मिल्क कर्ड में बदल गया, कर्ड से मिल्क थोड़ी बन जाएगा, और मिल्क और कर्ड तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए इसमें कैसे लिख कर आएंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, देखो इस तरह से, देखो आप इसमें लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ये सभी सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑल सेल मतलब एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। वाइल सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी, इन्हीं में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। समझ पा रहे हो आप। देखो 2 तरह की सेल होती है आपके पास, एक तो एनिमल सेल, ये आपने पढ़ रखा होगा, और एक होती है प्लांट सेल। देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल किस में होती है, ओनली प्लांट सेल में, और कुछ बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी में होती है, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दूसरा पॉइंट लिख रखा है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल है ना किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की, किसकी, लिपिड्स और प्रोटीन्स की, ओके। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला पॉइंट है सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। वेयर एज सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट कवर अप करे हैं मैंने, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। तो इसमें लिख रखा आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है वो हमको बताना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखो 3 डिफरेंस लिख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस 3 नंबर के हिसाब से, तो 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें से वो लिख देना, ठीक है। मैंने आपको ये दिखा दिया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आप यहीं से याद कर लेना। देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, एक सेल के जो बने होते हैं, और ये मल्टीसेलुलर में होता है, ठीक है। एक अंतर तो हो गया। दूसरा इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल क्रोमोसोम कंटेन होता है, इसमें कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच
सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एक्सेट्रा आर एब्सेंट। ये एब्सेंट होते हैं इसमें, और ये क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे प्लास्ट ये ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके, ठीक है। सेल के अंदर देखो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है ना, इधर एक जेली लाइक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं वही ऑर्गेनेल ये है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इधर होते हैं, ठीक है। इसमें तो एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है। 3 पॉइंट यहाँ से कवर अप कर दिया। बाकी एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, सेल डिवीजन आकर ओनली बाय माइटोसिस, और सेल डिवीजन आकर ओनली बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाए, बैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन है बैक्टीरिया, ऐसे हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, अमीबा वगैरह, पेरिमीशियम वगैरह, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो लेटेंट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। इसमें पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा है फ्यूजन, ठीक है। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा है फ्यूजन। तो देखो इसमें आप क्या कैसे लिखेंगे अपने पेपर में, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो आपको इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको ये लिखना है, ठीक है। इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। देखो पहली बात हमने ऊपर करा था, फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लेकिन सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करेंगे ना, उससे पहले आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, वहां पर क्या होगी, एब्जॉर्ब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी, और फिर ये क्या करेगी, मेल्ट करेगी, इसको क्या करेगी, मेल्ट करना शुरू करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। छुपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी जो इसको दे रहे हैं। एक होती तुम्हारी लेटेंट हीट, एक होती तुम्हारी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अभी के लिए इतना जो है मैंने समझाया था वो उतना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ पर फ्यूजन तो आपको पता ही है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस चेंज अकर ऑन हीटिंग अ सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में। इसी को हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको आ गया होगा। तो ये तीनों हमने पॉइंट कवर अप कर दिया आपके। तो इस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो हमको बताना है। कोई 2 लिखने हैं इनमें, ठीक है। और राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, इनके एक एग्जाम्पल और लिख दो आप। तो देखो इसको कैसे लिख कर आएंगे आप अपने एग्जाम में, देखिए आप इसमें लिखेंगे अपने एग्जाम में एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट अब कवर अप कर दिए, जो अच्छा लगे वो लिख देना इसमें से, ठीक है। मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ, 2 पॉइंट लिख देना इसमें से, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्स आर, देखो आपने देखे होंगे ना, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे एक सिंगल है ना, यही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करें, जैसे HCl हो गया, 2 एटम से मिलके बने हो गए, ठीक है। या फिर H2SO4 हो गए, 2 से ज़्यादा एटम इनमें, 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, यही तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं, आपने समझ लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो एलिमेंट आर सच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। अब जैसे क्लोरीन व्लोरीन हो गया, अब इनको और ज़्यादा फर्दर हम सब कैन नॉट ब्रोकन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट होता है तुम्हारे। कंपाउंड्स आर केमिकली स्पीसीज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स टुगेदर बाय अ केमिकल मीन, ठीक है। इनको अलग कर सकते हैं, जैसे H2O देखा ना तुमने, अभी इलेक्ट्रोलिसिस करा था, H2 अलग हो गया था, ऑक्सीजन अलग हो गया था,
तो इसको कंपाउंड को अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को क्या ना कर सकते हम, सच टाइप कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ईच एलिमेंट कंटेन्स अ यूनिक एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इस तरह से। कंपाउंड्स आर हीटरो एटम मोलिक्यूल्स। ये कैसे होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, हीटरो एटम मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो एटॉमिक नंबर होता है और इसमें ये क्या होता है, हीटरो एटम मोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली 118, ठीक है, 118 केमिकल एलिमेंट्स आर नोन इन द यूनिवर्स। इतने एलिमेंट्स आपको नोन है, ठीक है। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एटम और सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट, ठीक है। ये इससे मिलकर बना होता है, सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट को जुड़कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब तो आपको दो इनमें से तीनों में से 2 लिख देना कोई, ठीक है। अगर आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। ये देख लो पॉइंट, इन पॉइंट्स में से जो समझ में नहीं आया ना आपको, हमें कमेंट में टाइप कर देना, मैं इसको अलग से सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल यहाँ से लिख देना, ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन, कुछ भी लिख देना। और यहाँ पे लिख देना सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी लिख देना, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका सिंबल क्या होता है, NaCl, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, ये कर देना कैल्शियम CaCl2, ठीक है। इस तरह से सारे कर देना आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मैटर, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले आपको पता ना मैटर होता क्या है और इनकी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप अपने एग्जाम में। देखो सबसे पहले आपको क्या बताया, देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका मास हो और वो जगह को घेरे, स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ओके। अ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है मैटर, ठीक है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल लिख लिया, टेबल सॉलिड, चेयर भी सॉलिड, एयर तुम्हारी कैसे गैसेस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, हनी तुम्हारा, ठीक है, वो मिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। अब देखो इसका जैसे इनमें डिफरेंस बताना है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें मैंने आपको 4 अंतर बता दिए, तो आपको कोई भी 2 लिख देना है। जैसे शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट और डिफाइनाइट होता है ना, एकदम फिक्स होता है ना उसका, ठीक है। लिक्विड का कैसे होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं होता। जैसे आपने गिलास में डाला लिक्विड को तो गिलास की शेप ले लेगा, जैसे आपने किसी ऐसे बर्तन में डाला तो वो इस बर्तन की शेप ले लेगा। तो डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट है, ठीक है। फिर गैस का क्या होगा, गैस भी तुम्हारा कोई भी अगर कमरे में डाला गैस को तो कमरे की शेप ले लेगा, सिलेंडर में डाला तो सिलेंडर की शेप ले लेगा, तो वो भी इनडेफिनेट है, ठीक है। तो ये डेफिनेट इनडेफिनेट, तो शेप हो गया पहले। फिर वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, एकदम डेफिनेट होता है, सॉलिड है ना। लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, गैस का इनडेफिनेट होता है, ठीक है। गैस का इनडेफिनेट क्यों होता है, जैसे कमरे में तुमने डाला गैस, अब एक कमरे का शेप ले लेगी, कमरे का वॉल्यूम के बराबर। अगर तुमने सिलेंडर में डाला, छोटे से सिलेंडर, तो छोटे वाले सिलेंडर में वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन लिक्विड को तुम डालते हो ना, जैसे इसमें डालो तो इतना ही वॉल्यूम आएगा, इसमें डालोगे तो बिल्कुल इतना सा वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम तो इसका सेम है ना, लेकिन गैस क्या होती है, गैस पूरा कवर अप कर लेती है और इसमें अगर डालोगे तो इसी में रहेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है उसका कम ज़्यादा हो जाएगा, इनडेफिनेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब इसके आपस में जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं ना ऐसे सॉलिड के, वो तो बिल्कुल फिक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें देखो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा जब तो ये फिक्स है इधर इतना सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होता है, तभी दूर दूर होते हैं आपस में एटम, और इसमें एटम्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, इनमें जो आकर्षण होगा, इनमें जो मतलब इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी कम होगी, वीक होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव पार्टिकल पोजिशन। इसमें बताओगे इन कॉन्टैक्ट एंड फिक्स्ड इन प्लेस, इसमें बताओगे इन कॉन्टैक्ट बट नॉट फिक्स्ड, और इसमें बताओगे नॉट इन कॉन्टैक्ट रैंडम पोजीशन, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट लिख देना आप इसमें से, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिख देना। मैटर की डेफिनेशन ऊपर है ही, आप यहाँ से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप यहाँ से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल आपकी बुक में से आप बना सकते हो, ठीक है। एनिमल सेल में क्या करता है, यहाँ पर ऐसे बनाना, ये तुम्हारी डबल कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ से डबल कर लेना, ये तुम्हारी क्या हो गई, मैं सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियस बना लेना, ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गई इधर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये है ना, ये यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, बुक में दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे सेल ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम हो गए ये वाला, फिर यहाँ पर तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे तुम्हारा राइबोसोम हो गया, ऐसी वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसी माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से आप बना देंगे, ठीक है, बुक में दे रखा है, बुक में से देख लेना आप। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर डायग्राम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। बुक में भी देख लेना, बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपकी साइंस की बुक में मिल जाएगा सेल चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द प्रोसेस। लेकिन इससे पहले ये वाला क्वेश्चन है, रेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, देखो सबसे पहले देखो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, देखो सबसे पहले बताएंगे, सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स विद सफिशिएंटली लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिन दो लिक्विड में डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उनको हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट लेस। दोनों लिक्विड में बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, उन लिक्विड को हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ओके। इसमें देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल एपरेटस विथ 2 फ्लास्क एंड अ कंडेंसर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा नहीं है, कॉम्प्लेक्स एपरेटस होता है ये, विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें क्या लगी होती है, अलग से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टू प्योरीफाई सी वाटर, सी वाटर में से नमक वमक सेपरेट करते हैं ना, दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं, उसमें काम आ जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, इसमें काम आ जाता है, क्रूड ऑयल में आप इसको यूज ले सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम बनाने के लिए आया था हमारे पास, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला सा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो इससे अच्छा डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। इसमें आप लिख देना पूरा का पूरा जो भी चीज़ दे रखा है ना आपको, ये आप लिख देना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिख रखा है, ठीक है, जिससे आपको समझ। देखो यहाँ पे आप ये पहले बना देंगे, सबसे पहले ये बना देंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये बन जाएगा, फिर क्लैंप बना देना, बुक में है डायग्राम, ठीक है, बुक में से देख सकते हो। ये थर्मामीटर है, इधर थर्मामीटर लगा होता है ऐसे, ठीक है, थर्मामीटर लगा होता है इधर, ठीक है। ये कॉर्क होती है, यहाँ पर भी ये कॉर्क है, ठीक है, ये कॉर्क है इधर, ठीक है। कॉर्क तुम्हारी लकड़ी की बनी होती है, जिससे गैस वैस आर पार नहीं जा सके, ठीक है। यहाँ पर कॉर्क लगा रखी है। ये कोल्ड वाटर इन आ रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर आउटलेट हो रहा है, यहाँ वाटर कंडेंस, ये कंडेंसर है, ठीक है। ये मिक्सचर है यहाँ पर आपका प्योर लिक्विड कंपोनेंट है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, ओके दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।